फिर बोट सुर्ख पट्टी को क्रॉस करके आगे निकल गई और किसी को कुछ ना हुआ तो उन सबने बेख्तियार इत्मीनान भरे तवील सांस लिए और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद वो एक छोटे से जजीरे के करीब पहुंच गए। जजीरे के एक तरफ बकायदा घाट बना हुआ था। जजीरा घने दरख्तों से ढका हुआ था। तुम सब बोट में ही रहोगे, जजीरे पर जाने की कोशिश ना करना वरना दूसरे लम्हे चलकर राख हो जाओगे, रॉल्फ ने अपने साथियों से कहा। यस बॉस, हम समझते हैं बॉस, सबने कहा तो रॉल्फ जजीरे पर चला गया। दरख्तों के अंदर से अचानक एक मुसल्ला आदमी सामने आ गया। आपका नाम? उस आदमी ने कहा। रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, डॉक्टर साहब आपके मुंतजिर है, उस आदमी ने कहा और वापस मुड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक दरख्त के पास रुका। उसने दरख्त के मोटे तने पर मखसूस अंदाज में हाथ मारा तो सरर की आवाज के साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर को उठता चला गया। अंदर ढलवान थी जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा था। आइए, मुसल्ला आदमी ने कहा और ढलवान पर चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जबकि रॉल्फ उसकी पैरवी कर रहा था, उस आदमी ने बंद दरवाजा खोला और साइड पर हट गया। जाएं, डॉक्टर साहब आपके मुंतजिर हैं, उस मुसल्ला आदमी ने कहा तो रॉल्फ सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा तो एक छोटी सी राहदारी से गुजरकर वो एक बड़े ऑफिस में दाखिल हो गया जहां मेज के पीछे एक बूढ़ा आदमी सूट पहने बैठा हुआ था। उसके सफेद बाल उसके कानों से भी काफी नीचे तक लटके हुए थे। तुम्हारा नाम रॉल्फ है? उस बूढ़े ने कहा। यस सर, और आप? रॉल्फ ने कहा। मैं डॉक्टर स्टोम हूँ, इस लेबोरेटरी का इंचार्ज। बैठो, बूढ़े ने कहा। शुक्रिया जनाब, रॉल्फ ने कहा और मैं इसकी दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम क्रश नोट्स ले आए हो? डॉक्टर स्टोम ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस सर, आज ही मेरे पास पहुंचे हैं, रॉल्फ ने कहा और कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में डॉक्टर स्टोम की तरफ बढ़ा दिया। ये इतनी जल्दी कैसे मिल गए? डॉक्टर स्टोम ने बड़ा लिफाफा खोलते हुए कहा। पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बेहद तेज रफ्तारी से काम करता है और इसी हिसाब से मुआवजा भी ज्यादा लेता है। बॉस रॉक्स के इस ग्रुप से खास ताल्लुकात हैं। मेरे भी इससे बॉस रॉक्स के जरिए राब्ते हैं और पहले भी कई बार मैंने इस ग्रुप से काम लिया है। इसलिए मैंने इस ग्रुप के चीफ रॉबर्ट को, जो पाकिस्तान में एक क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है, फोन करके उसे काम दिया। उसने अपने ग्रुप को भेजा और 2 घंटों के अंदर अंदर वो लोग नोट्स लेकर इस क्लब पहुंच गए जहां से स्पेशल कोरियर के जरिए ये हम तक पहुंचे और अब ये आपके हाथ में है। रॉल्फ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ये वाकई दुरुस्त नोट्स हैं, इनके बगैर हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन वहाँ क्लब वालों ने इसे पहचान कैसे लिया? क्या वो साइंसदान है? डॉक्टर स्टोम ने कागजात को सरसरी अंदाज में देखते हुए कहा। उनके साइंसदानों से राब्ते रहते हैं क्योंकि लेबोरेटरियों से फार्मूले उड़ाने और साइंसदानों को अगवा करने कराने का काम भी वो करते रहते हैं। आपने क्रश नोट्स कहा था, मैंने भी उन्हें क्रश नोट्स का कह दिया, रॉल्फ ने कहा। मैंने क्रश नोट्स फार्मूला 04 कहा था, वरना और फार्मूला के क्रश नोट्स भी वहां मौजूद हो सकते थे। डॉक्टर स्टोम ने कागजात को वापस लिफाफे में डालते हुए कहा। हाँ, याद आ गया, मैंने भी उन्हें यही कहा था, क्रश नोट्स फार्मूला 04, रॉल्फ ने कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का शुक्रिया, डॉक्टर स्टोम ने कहा तो रॉल्फ ने सलाम किया और मुड़कर दरवाजे से बाहर आ गया। राहदारी के इख्तिताम पर ढलवान वाला दरवाजा मौजूद था। उसके पास वही मुसल्ला आदमी मौजूद था। वो उसके साथ बाहर जंगल में आया और फिर उसने रास्ता बंद कर दिया। क्या तुम जंगल में अकेले रहते हो? रॉल्फ ने उस मुसल्ला आदमी के साथ घाट की तरफ चलते हुए कहा। नहीं, मेरा ताल्लुक सिक्योरिटी से है और हम अंदर रहते हैं। एक और रास्ता है हमारे लिए जिसका लेबोरेटरी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी वजह से मुझे बाहर भेजा गया है, उस मुसल्ला आदमी ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम साथ ना होते तो मैं किसी सूरत भी रास्ता तलाश नहीं कर सकता, रॉल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी जनाब, सिक्योरिटी का इंतजाम तो करना ही पड़ता है, उस आदमी ने जवाब दिया और रॉल्फ ने इस्बात में सर हिला दिया। घाट पर उसकी मोटर बोट मौजूद थी, वो उसमें सवार हो गया और थोड़ी देर बाद मोटर बोट दारुल हुकूमत मागा की तरफ उड़ी चली जा रही थी। कार खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर उड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जिसका चेहरा इस वक्त पत्थर की तरह सख्त हो रहा था जब से उसने मासूम बच्चों और बेगुनाह औरत के इंतहाई बेदर्दी से हलाक किए जाने का सुना था। उसका मूड यकसर बदल गया था। गो उसे मालूम था कि मुजरम ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन जिस कदर संगदिली और सफाकी वहाँ दिखाई गई थी, उसने इमरान के तन बदन में आग लगा दी थी।
दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। इसलिए वो बजाय स्टार क्लब जाकर उस रॉबर्ट से निमटने और उससे मालूमात हासिल करने के सीधा इस कोबरा ग्रुप के अड्डे की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी कार कालराज रोड पर मुड़ गई और उसके साथ ही उसने रफ्तार कम कर दी। फिर उसे बिस्किट फैक्ट्री के बोर्ड वाली इमारत ड्रीम सिनेमा के साथ नजर आ गई। उसने इधर उधर देखा, एक तरफ पार्किंग मौजूद थी। उसने कार मोड़ी और फिर उसे पार्किंग में ले गया। उसी लम्हे टाइगर पैदल चलता हुआ वहां आ गया। तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने अपनी कार से बाहर आते हुए टाइगर के सलाम का जवाब देते हुए कहा। कुछ फासले पर एक और पार्किंग बनी हुई है, वहां पर, टाइगर ने जवाब दिया। तुम्हारी कार में मशीन पिस्टल का साइलेंसर मौजूद होगा, इमरान ने कहा। यस सर, लेकिन, टाइगर ने कहा। जाओ और वो ले आओ, फजूल सवालात मत किया करो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो टाइगर तेजी से मुड़ा और साइड की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान दानिश मंजिल से रवाना होने से पहले कार में मौजूद सीट के नीचे बॉक्स से साइलेंसर्ड मशीन पिस्टल निकालकर जेब में डाल चुका था। चूंकि दिन का वक्त था और यह खासी मसरूफ सड़क थी, इसलिए इमरान को मजबूरन साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल इस्तेमाल करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आ गया। मेरी जेब में है बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, आओ, इमरान ने कहा और सड़क की तरफ बढ़ गया। सड़क क्रॉस करके वो उस इमारत की तरफ बढ़ गया जिस पर बिस्किट कंपनी का बोर्ड मौजूद था। इमारत का जहाजी साइज का फाटक बंद था। इमरान ने साइड सुतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। अंदर कहीं घंटी बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है? डोर फोन से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा खासा सख्त था। फाटक खोलो, तुम्हारे चीफ रॉबर्ट ने भेजा है हमें, इमरान ने भी झटकेदार लहजे में कहा, जैसे आमतौर पर बदमाशों का अंदाज़े गुफ्तगू होता है। बॉस, ये मुझे पहचानते हैं, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने उस अंदाज में सर हिलाया जैसे उसे इस बात का पहले से इल्म था। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक आदमी सर झुकाकर उस खिड़की से बाहर आने लगा। तो खिड़की के सामने खड़े इमरान ने एक हाथ से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो आदमी उछलकर पुश्त के बल अंदर जा गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन ये चीख ऐसी थी जैसे कोई शदीद हैरत की वजह से चीख पड़ा हो। उस आने वाले के अंदर गिरते ही इमरान उछलकर अंदर पहुंच गया। उसके पीछे टाइगर भी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और गिरने वाला आदमी चंद लम्हों तक तो हैरत की वजह से साकित पड़ा रहा। फिर उसने यकलत उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान का हाथ जेब से बाहर आया और इसके साथ ही सटक सटक की आवाजों के साथ ही गोलियां उस आदमी के सीने पर ऐन दिल पर पड़ी और उसके जिस्म ने 2-3 झटके खाए और फिर साकित हो गया। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। इसे घसीटकर एक तरफ डाल दो, इमरान ने कहा और तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गया जहां से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान जब करीब पहुंचा तो उसे अंदर से आवाज आई, कौन है ब्रांडी? बोलने वाले का लहजा बेहद सख्त था और इमरान हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल पकड़े अंदर दाखिल हुआ तो वहां 4 अफराद एक मेज के गिर्द बैठे ताश खेल रहे थे और हर एक के सामने शराब का गिलास पड़ा हुआ था। तुम कौन हो? तकरीबन सबने ही लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे सटक सटक की आवाजों के साथ ही कमरा उनकी चीखों से गूंज उठा और वो चारों के चारों टांगों पर गोलियां खाकर कुर्सियों समेत नीचे जा गिरे थे। इमरान ने उनके सीनों में गोलियां मारने की बजाय उनकी टांगों पर गोलियां मारी थी। सबने चीखते हुए उठने की कोशिश की, जबकि एक ने गिरते ही जेब में हाथ डालने की कोशिश की तो सटक सटक की आवाजों के साथ ही गोलियां उसके बाजुओं पर पड़ी और उसका जिस्म बेख्तियार झटके खाने लगा। स्मिथ कौन है? जल्दी बोलो, इसे छोड़ा जा सकता है, इमरान ने कहा। मैं हूँ, मगर तुम कौन हो? उस आदमी ने, जिसने बाजुओं पर गोलियां खाई थी, कराहते हुए कहा और फिर एक झटके से साकित हो गया। बाकी तीनों अफराद चंद लम्हों तक तड़पने के बाद बेहोश हो चुके थे। इमरान ने मशीन पिस्टल का रुख उनकी तरफ किया और फिर बारी बारी गोलियां सटक सटक की आवाजों के साथ ही फर्श पर पड़े हुए अफराद के दिलों पर पड़ी और उनके जिस्मों ने बेहोशी के आलम में ही झटके खाए और फिर साकित हो गए। इमरान ने आगे बढ़कर स्मिथ को गर्दन से पकड़कर एक तरफ फेंका और फिर उसकी कुर्सी सीधी करके उसने एक बार फिर उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से उठाकर सीधी की हुई कुर्सी पर डाल दिया। उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ से स्मिथ के चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बहुत से थप्पड़ खाने के बाद स्मिथ ने कराहते हुए आंखें खोल दी।
उसके बाजुओं से मुसलसल खून बह रहा था और टांग से भी, लेकिन वो देव जैसे जिस्म का मालिक था, इसलिए इमरान को यकीन था कि वो जल्दी नहीं मरेगा। तुम्हारा नाम स्मिथ है और तुम कोबरा ग्रुप के इंचार्ज हो, बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? स्मिथ ने रुक रुक कर और आहिस्ता बोलते हुए कहा। यही तुम्हारे साथी थे या और भी हैं? इमरान ने पूछा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्यों हमें मार रहे हो? इस बार स्मिथ ने कदरे जानदार लहजे में कहा। तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने डॉक्टर आफ्ताब के मासूम बच्चों को बेदर्दी और सफाकी से हलाक कर दिया, उनकी बेवा और मुलाजिमीन को बेदरीक कत्ल किया। बोलो, क्या हासिल किया तुमने? बोलो, अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें इसी हालत में जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा और तुम अब भी बच सकते हो। बोलो, सच बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। रॉबर्ट ने हुक्म दिया था कि उसने डबल मुआवजा लिया है और हमें भी डबल मुआवजा देगा अगर हम जल्द अज जल्द क्रश नोट्स हासिल करें। उस रिहाइशगाह का भी उसी ने बताया था और क्रश नोट्स 04 फार्मूले के बारे में उसी ने बताया था। हमने वहां रेड की तो वहां बच्चे चीखने लगे, औरतें ऊंची आवाज में रोने लगी, तो हमने पकड़े जाने के खौफ से उन्हें हलाक कर दिया और फिर एक सेफ से हमें क्रश नोट्स 04 मिल गए जो हमने रॉबर्ट को पहुंचा दिए। स्मिथ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। गो किसी लम्हे उसकी आवाज ऊंची और किसी लम्हे नीची हो जाती थी, लेकिन वो मुसलसल बोलता रहा था। आखिर में यकलक हिचकी लेकर उसकी गर्दन ढलक गई। वो एक बार फिर बेहोश हो चुका था, शायद खून ज्यादा निकल जाने और मुसलसल बोलने की वजह से उसकी कुव्वत मुदाफियत तकरीबन खत्म हो गई थी। इसी लम्हे सटक सटक की आवाजों के साथ ही गोलियां उसके दिल में उतर गईं और उसके जिस्म ने 2 हल्के हल्के झटके खाए और फिर साकित हो गया। वो खत्म हो चुका था। इमरान तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर आ गया तो टाइगर गेट के पास मौजूद था। बॉस, इधर मुलाजिमीन मौजूद थे, मैंने उन्हें हलाक कर दिया है, टाइगर ने कहा। अच्छा किया, चलो अब हमने स्टार क्लब जाना है उस रॉबर्ट के पास और उसे वहां से उठाकर राना हाउस ले जाना है, इमरान ने कहा। मुझे उसके ऑफिस के खुफिया रास्ते का इल्म है, ये काम मैं आसानी से कर लूंगा। आप बेशक राना हाउस चले जाएं, मैं रॉबर्ट को वहीं ले आता हूँ, टाइगर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और गेट की तरफ बढ़ गया। टाइगर उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस सड़क की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां राना हाउस था और फिर तकरीबन पौन घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसने कार राना हाउस के जहाजी साइज के गेट के सामने रोककर मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। ओके बॉस, मैं बड़ा फाटक खोलता हूँ, जोसेफ ने इमरान और उसकी कार को देखकर कहा और फिर मुड़कर तेजी से वापस अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुला तो इमरान कार अंदर ले गया। वसी व अरीज पोर्च में 2 कारें मौजूद थी। इमरान ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्च में रोकी और नीचे उतरा तो बरामदे की सीढ़ियां उतरकर जवाना पोर्च की तरफ आ रहा था, जबकि जोसेफ बड़ा फाटक बंद करके अब पोर्च की तरफ आ रहा था। टाइगर एक आदमी को लेकर आ रहा है, उस आदमी को ब्लैक रूम में ले जाकर रॉड्स में जकड़ देना है और फिर मुझे इत्तला देनी है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और तेजी से एक कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। अलबत्ता मुड़ते हुए उसने जोसेफ और जवाना दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात देख लिए थे। वो समझता भी था कि ऐसा क्यों है, लेकिन न जाने क्या कैफियत उस पर छा गई थी कि मुस्कुराने के लिए भी उसका दिल न चाह रहा था। कमरे में बैठकर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही सरदावर की आवाज सुनाई दी क्योंकि ये उनका डायरेक्ट फोन नंबर था। अली इमरान बोल रहा हूँ सरदावर, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। क्या हुआ, क्या अस्पताल से बोल रहे हो? सरदावर ने यकलक परेशान होते हुए कहा। राना हाउस से बोल रहा हूँ, डॉक्टर आफ्ताब के मासूम बच्चों की हलाकत का जब से सुना है मुझ पर न जाने क्या कैफियत सी छा गई है कि हंसने मुस्कुराने को दिल ही नहीं चाहता, इमरान ने उनकी परेशानी का मतलब समझते हुए कहा। हर हसास दिल पर ऐसी जालिमाना वारदात का सुनकर यही कैफियत तारी हो जाती है। बहरहाल बताओ कैसे फोन किया है? सरदावर ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर आफ्ताब जिस 04 फार्मूले पर काम कर रहे थे वो फार्मूला क्या है और कहाँ है? इमरान ने कहा। फार्मूला तो लेबोरेटरी में है और उसकी एक कॉपी मेरे स्पेशल स्टोर में है और ये फार्मूला एक मखसूस साख्त के मिसाइल की तैयारी का है। डॉक्टर आफ्ताब तकरीबन इस पर काम मुकम्मल कर चुके थे, अब उन्हें हलाक कर दिया गया है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सरदावर ने कहा। इस फार्मूले के क्रश नोट्स हासिल करने के लिए उनके मासूम बच्चों, औरतों और मुलाजिमीन को बेदर्दी से हलाक किया गया और क्रश नोट्स डॉक्टर आफ्ताब के घर के सेफ में रखे हुए थे। वो हमलावर ले गए हैं।
मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि फार्मूला कहाँ है, क्योंकि बगैर फार्मूले के क्रश नोट्स किसी काम नहीं आ सकते। और वारदात बताती है कि फार्मूला पहले से ही उनके पास था, उन्हें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए क्रश नोट्स की जरूरत थी। इमरान ने कहा, फार्मूला तो यहाँ मौजूद है, मैंने कल ही चेक किया है, लेकिन तुम्हारी बात भी दुरुस्त है। जहां तक मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आफ्ताब के जहन से मशीनरी के जरिए फार्मूले के खुसूसी साइंसी नुकात हासिल किए गए और फिर उन्हें हलाक कर दिया गया, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि उनके जहन से फार्मूला हासिल किया गया है। लेकिन इस फार्मूले पर काम को आगे बढ़ाने के लिए क्रश नोट्स की जरूरत थी, ताकि अब तक का जितना काम डॉक्टर आफ्ताब कर चुके हैं उससे आगे बढ़ा जा सके। और क्रश नोट्स वो ले गए। इसका मतलब है कि ये काम एक्रीमिया का है और ये फार्मूला एक्रीमिया खुद तैयार करना चाहता है। सरदावर ने कहा, अगर एक्रीमिया इस फार्मूले को तैयार कर ले तो क्या पाकिस्तान के दिफा को कोई खतरा लाक हो सकता है? इमरान ने कहा, ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, हालांकि तुम्हें खुद इस बारे में इल्म है। हमें बराह रास्त एक्रीमिया से खतरा नहीं हो सकता। अलबत्ता एक्रीमिया के दोस्त ममालिक काफिरिस्तान और इसराइल दोनों से हर वक्त शदीद खतरा रहता है। डॉक्टर आफ्ताब का तैयार करदा ये मिसाइल काफिरिस्तान और इसराइल को दिया जा सकता है। सरदावर ने कहा, सरदावर, मिसाइल तो बहरहाल नए से नए बनते रहते हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल मिसाइल टेक्नोलॉजी का ही है। हम कब तक इन मिसाइलों के पीछे भागते रहेंगे? इमरान ने कहा, हमारी चीज चोरी हो जाए तो क्या हमें हक नहीं है कि हम चोरों से अपना माल वापस ले और उन्हें चोरी करने की सजा दिलवाएं? हम उनके तैयार करदा मिसाइलों के पीछे ना भागे, लेकिन हमारे फार्मूले पर तो हमारा हक है। सरदावर ने कहा, यह किस किस्म का फार्मूला है? क्या मल्टी टारगेट मिसाइल टाइप का है या कुछ और है? इमरान ने कहा, इसकी अहमियत इस बात से जाहिर होती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे होने के बावजूद एक्रीमिया ने इस फार्मूले को न सिर्फ हासिल किया है बल्कि डॉक्टर आफ्ताब को भी हलाक कर दिया है, ताकि कोई इसका दावेदार ही ना रहे कि मिसाइल कांधे पर रखकर फायर किया जा सकता है और फायर होने वाली जगह से 2 मील के मुहित में जो लड़ाका जहाज या बमबार जहाज मौजूद होता है ये उसका पीछा करेगा और उसे हर सूरत में फिजा में ही हिट कर देगा। इसे समंदर में मौजूद किसी स्टीमर या मोटर बोट से भी फायर किया जा सकता है। सरदावर ने कहा, यह कैसे हो सकता है सरदावर? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम जैसा साइंसदान भी इसे नामुमकिन कह रहा है। इससे तुम इसकी अहमियत को समझ सकते हो। कांधे पर रखकर फायर होने का मतलब है कि इस मिसाइल का एंटी निजाम नहीं बनाया जा सकता और इसे हर जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। जब ये फायर होकर फिजा में चलेगा तो ये 2 मील के मुहित में लड़ाका या बमबार जहाज के मखसूस धुएं की मौजूदगी को चेक करेगा, जैसे कोबरा मिसाइल करता है, और फिर ये उस जहाज को हिट करेगा। इसकी रफ्तार बेहद तेज होगी, इसलिए फायर होने के ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर 2 मील के मुहित में चाहे जितनी भी बुलंदी पर लड़ाका या बमबार जहाज होगा उस तक ये पहुंच जाएगा और फिर उसे हिट कर देगा। चूंकि ये धुएं की बुनियाद पर उसका सुराग लगाएगा, इसलिए ये जहाज उससे किसी सूरत भी ना बच सकेगा। सरदावर ने तफसील बताते हुए कहा, हैरत अंगेज, ये तो वाकई हैरत अंगेज और जदीद तरीन मिसाइल होगा। इमरान ने कहा, हाँ, इसीलिए एक्रीमिया इसके पीछे पागल हो रहा है। सरदावर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब उस लेबोरेटरी का खात्मा यकीनी समझे जहां डॉक्टर आफ्ताब को हलाक किया गया है। वहां हमारा फार्मूला मौजूद है। इमरान ने कहा, फार्मूले की तो न जाने कितनी कॉपियां करके उन्होंने एक्रीमिया के स्पेशल स्टोर्स में रखवा दी होगी, और एक्रीमिया के पास ऐसी लेबोरेटरियों की कमी नहीं है जहां ऐसे फार्मूलों पर काम हो सके। सरदावर ने कहा, ओ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है, मैं ये सब बातें चीफ के नोटिस में ले आता हूँ, फिर वो जो फैसला करें। इमरान ने कहा, हाँ, ये दुरुस्त रहेगा। सरदावर ने कहा तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे बाहर मौजूद जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, कॉफी ले आऊं? जोसेफ ने कहा, अभी नहीं, पहले काम मुकम्मल कर लें फिर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और जोसेफ सर झुकाए वापस चला गया। इमरान बैठा सोच रहा था कि उसका क्या हल निकाला जाए, तो उसके जहन में एक ख्याल आया कि फार्मूले की तो कॉपी शायद किसी स्टोर में महफूज कर ली गई होगी, लेकिन क्रश नोट्स की कॉपी का उन्हें ख्याल ही नहीं आ सकता, और क्रश नोट्स के बगैर फार्मूला सिर्फ साइंसी नुकात पर मबनी होगा, जिसे क्रश नोट्स के बगैर आसानी से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अगर लेबोरेटरी से क्रश नोट्स हासिल कर लिए जाएं और लेबोरेटरी तबाह कर दी जाए तो एक्रीमिया इस फार्मूले पर काम आगे ना बढ़ा सकेगा, जबकि पाकिस्तान इन क्रश नोट्स की मदद से ऐसा मिसाइल तैयार कर लेगा। ये ख्याल जहन में आते ही इमरान की परेशानी काफी हद तक कम हो गई। कुछ देर बाद उसे दूर से कार के मखसूस हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वो समझ गया कि टाइगर आ गया है, और फिर थोड़ी देर बाद जोसेफ एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ।
आका के हुक्म की तामील कर दी गई है। जोसेफ ने कहा, टाइगर ले आया है किसी को या नहीं? कहीं तुमने हुक्म की तामील में टाइगर को तो नहीं रॉड्स में जकड़ दिया? इमरान ने काफी देर बाद पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, टाइगर आका का शागिर्द है और गुलामों को न सिर्फ आका बल्कि आका के शागिर्दों का भी एहतराम करना पड़ता है। जोसेफ ने कहा तो इमरान मुस्कुराता हुआ कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो वहां दीवार के साथ रॉड्स वाली कुर्सियों की एक कतार मौजूद थी, जिसमें से एक कुर्सी पर एक उद्धड़ उम्र आदमी बेहोशी के आलम में ढलका हुआ पड़ा था। उसके जिस्म के गिर्द रॉड्स मौजूद थे। कमरे में टाइगर के साथ जवाना भी मौजूद था। इमरान उसके सामने मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। बैठो और बताओ कि क्या हुआ है, कैसे ले आए हो इसे? इमरान ने कहा। कोई खास तगवो नहीं करनी पड़ी बॉस। इस खुफिया रास्ते से मैं उसके ऑफिस में गया और की होल से अंदर बेहोश करने वाली गैस फायर कर दी। ये बेहोश हो गया तो उसे उठाकर उसी खुफिया रास्ते से बाहर निकला और कार की उगबी सीट और फ्रंट सीट के दरमियान डालकर इसे यहाँ ले आया हूँ, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। जवाना, अलमारी से एंटी गैस की बोतल निकाल लाओ और इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। मुझे टाइगर ने पहले बता दिया था कि इसे गैस से बेहोश किया गया है, इसलिए मैंने एंटी गैस की बोतल उठा ली थी। इस वक्त मेरी जेब में है, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। तुम इसे होश में ले आओ और फिर बोतल वापस रखकर कोड़ा उठा लाओ। इन लोगों ने हद दर्जे सफाकी और बर्बरियत का मुजाहरा किया है, इसलिए ऐसे लोग काबिल माफी नहीं हो सकते, इमरान ने कहा। क्या किया है इन्होंने मास्टर, जो आप इस कदर संजीदा हो रहे हैं? जवाना ने आखिरकार वो बात पूछ ही ली जो शायद वो पूछते हुए झिझक रहा था। इमरान ने मुख्तसर तौर पर मासूम बच्चों, बेवा और मुलाजिमीन की सफ़ाकाना हलाकत के बारे में बता दिया। वो ग्रुप कहाँ है मास्टर? जवाना ने कहा। पेशावर कातिल तो तुम भी रहे हो, ये ग्रुप भी पेशावर कातिलों का है, इमरान ने कहा। दौरे जहालत में जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन हमने इस तरह कभी बर्बरियत का मुजाहरा नहीं किया, जवाना ने कहा। वो ग्रुप अपने अंजाम को पहुंच चुका है और ये उन लोगों का सरगना है, इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जवाना अज़बात में सर हिलाता हुआ बेहोश पड़े आदमी की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली। उसका ढक्कन हटाकर उसने बोतल का दहाना बेहोश पड़े आदमी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई, उसका ढक्कन लगाया और फिर मुड़कर कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया ताकि बोतल वापस वहां रखकर इमरान के हुक्म के मुताबिक कोड़ा उठा लाए। जोसेफ इस मौके पर बाहर ही रुका था ताकि निगरानी और देखभाल कर सके। जवाना कोड़ा पकड़े आकर इमरान की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। इसका नाम रॉबर्ट है ना? इमरान ने साथ कुर्सी पर बैठे टाइगर से कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया। रॉबर्ट के जिस्म में अब हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए थे और फिर चंद लम्हों बाद ही उसकी आंखें खुली। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया।